हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर बेसिक कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन का जो एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कंप्लीट करवा दी थी। अभी थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट भी मैंने कवर करवा दिया था। तो अब हमें पढ़ना है जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, जिन्होंने शिक्षा को लेकर कुछ अपनी विचारधाराएँ, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो व्यक्त किए थे। तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है इसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में, जिन्होंने शिक्षा को लेकर अपनी विचारधाराएँ प्रस्तुत की थी। तो सबसे पहले इनकी जो लाइफस्टाइल है वो देखते हैं कि क्या है, इनकी जीवनी जिसे बोलते हैं वो देखते हैं। और जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये तेलुगु लैंग्वेज जानते थे। और जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में आंध्र प्रदेश के चिंतूर जिले के मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। ये कुछ डिटेल्स हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आएगा इसमें जिद्दू कृष्णमूर्ति से रिलेटेड, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कहाँ रहते थे। इनका ये जो जन्म हुआ था इनका 12 मई 1995 में हुआ था। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? मदनपल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता का नाम संजीवम्मा और पिताजी का नाम नारायणी था, जिद्दू नारायणी। और वे अवकाश प्राप्त सर्वेंट के साथ साथ पुराने सोफिस्ट भी थे। और 10 वर्ष की आयु में जब इनकी माता श्री देहावसान हो गया तो उनके पिता अपने पुत्रों समेत श्रीमती एनी बेसेंट के आमंत्रण पर 1908 में मद्रास के ओडियार नामक स्थान पर स्थित थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में जाकर रहने लगे थे। और बालकृष्ण मूर्ति की गहरी आध्यात्मिकता को देखकर उस समय के प्रमुख थियोसॉफिस्ट C.W. लीड बीटर एंड श्रीमती एनी बेसेंट ने ये स्वीकार लिया कि बालक का भविष्य एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। तो जो ये जो दो जने थे, C.W. लीड बीटर और श्रीमती एनी बेसेंट, इनका मानना ये था कि इनका जो ये बालक है, क्या नाम है इनका, जिद्दू कृष्णमूर्ति, ये इन्होंने ये फैसला किया कि इनको एक प्रकार से शिक्षक के रूप में इनका करियर बना सकते हैं। तो इसी बिहाफ पर इन लोगों ने इनका करियर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने एफर्ट्स किए थे। और कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट की स्थापना हुई थी 1920 में। वे पेरिस गए और उन्होंने फ्रेंच भाषा में कुशलता प्राप्त की थी। और 3 अगस्त 1929 को श्रीमती एनी बेसेंट और 3000 से अधिक स्टार सदस्यों की उपस्थिति में उन्होंने 18 वर्षों पूर्व संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट को भंग कर दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के अनंतर वे ओहाई कैलिफोर्निया में ये जगह का नाम जहाँ पे ये रहने लगे थे। तो ये कुछ इनकी लाइफस्टाइल थी। इन्होंने जो है कृष्णमूर्ति ने की थोड़ी सी जीवनी बताई है। और उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि शिक्षा को लेकर इनकी क्या विचारधारा रही थी। और ये शिक्षक भी रहे थे और इन्होंने काफ़ी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स वगैरह भी इनकी स्थापना भी की थी अलग अलग स्टेट्स में। और कृष्णमूर्ति पर प्रकृति का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये यहाँ से आता है इनका दर्शन कि जो शिक्षा को लेकर इन्होंने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए थे अपने। और वे चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और उसे नष्ट ना करे। जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उनको जानने के लिए इन्होंने वो ये चाहते थे कि जो हर एक इंसान जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य को जाने और उसे नष्ट ना करे। वो कहते थे कि शिक्षा केवल पुस्तकों से सीखना और तथ्य को कंठस्थ करना मात्र नहीं है। इट मीन्स कि मतलब इकट्ठा करना ज़रूरी नहीं है। जो फैक्ट्स वगैरह हैं और पुस्तकों से जो हम सीखते हैं सिर्फ वही सीखना ज़रूरी नहीं है। और तथ्यों को इकट्ठा करना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। उनका कहना ये था, शिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग्य बने कि पक्षियों के कलवर को सुन सके, आकाश को देख सके, वृक्षों तथा पहाड़ियों के अनुपम सौंदर्य का अवलोकन कर सकें। तो इनका मानना ये था, आकाश को देख सकें। ये कुछ इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में बताया है। ये कोई इन्होंने ये नहीं बोला कि आकाश को हम देखें या फिर ऐसा कुछ हो, ये तो हर कोई इंसान करता है। लेकिन उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए थे, एग्जाम्पल के रूप में बताया था। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो हमारी एजुकेशन है सिर्फ हम बुक्स वगैरह से ही ले सकते हैं और फैक्ट्स वगैरह से ही हम एजुकेशन प्रोवाइड जो है गेन कर सकते हैं।
इसके अलावा भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम देखकर, जानकर, सुनकर जो है नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो दार्शनिक विचार इनके क्या रहे थे ये जानते हैं। सबसे पहला इनका पॉइंट है दर्शन। उनके अनुसार दर्शन वह है जो हमें साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है। हमें साथ के लिए प्रेम, किसी का साथ हो, जीवन के लिए ज़िंदगी हो और प्रज्ञा के लिए इसमें प्रेम जागृत करता है। उनका मानना ये था कि शिक्षण संस्थाओं से हमें दर्शन के नाम पर जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है वह मात्र विचारों एवं सिद्धांतों की व्याख्याएं होती हैं, जिसमें सत्य के वास्तविक स्वरूप को देखने की क्षमता समाप्त हो जाती है। मतलब कि जितनी भी संस्थाएं वगैरह होती है, शिक्षण संस्थाएं, इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो ये दर्शन के नाम पर हमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक विचार ही होते हैं हमारे अंदर, जो एजुकेशन हम गेन करते हैं। तो इनका मानना ये था कि जिसमें जो है सत्य की वास्तविकता स्वरूप जो हमारी रियलिटी है इंसान के अंदर, जो एजुकेशन एक्चुअल में होती क्या है इन्होंने डिफ़ाइन किया है। तो जो विचार वगैरह जो एक्सेप्ट करते हैं बच्चे, जो भी स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं, विचारों को ही गेन करते हैं, जितनी भी नॉलेज गेन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो सत्य के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते, उसका एक्चुअल में रियलिटी क्या है वो नहीं जान पाते हैं। और सत्य मतलब कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है, सत्य तो स्वयं के भीतर छुपा हुआ है। जो सच है, जो सत्य है वो खुद के अंदर छुपा हुआ है और सत्य पथहीन है, इसका कोई रास्ता नहीं है, इसकी कोई मंजिल नहीं है, कोई पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग होता है कोई रास्ता, कोई तरीका नहीं है सत्य तक पहुँचने के लिए, सत्य इंसान के अंदर होता है। थर्ड पॉइंट है दुख और सुख भोग। कष्ट का संबंध शरीर से है जबकि दुख मानसिक पीड़ा है। जो भी दुखी होता है इंसान, जो मानसिक पीड़ा ही होता है एक प्रकार से, हम मेंटली ही होते हैं दुखी, ऐसा तो है नहीं कि जो शारीरिक रूप से देखा जाए। कष्ट का संबंध होता है शरीर से। शरीर से कैसे होता है कि हमें कोई चोट लग जाए या कोई, तो कष्ट होता है। ये शुद्ध हिंदी में लैंग्वेज जिसे बोलते हैं शुद्ध, कि कोई हानि हो गई तो कोई तकलीफ हो गई, तो एक प्रकार से वो शारीरिक रूप से होता है। लेकिन जो दुख होता है वो मानसिक पीड़ा होती है। और शारीरिक पीड़ा का अंत तो औषधि के सेवन से किया जा सकता है, परंतु जो मानसिक पीड़ा है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरीके से जानना होता है। भूत और भविष्य की स्मृति दुख का कारण होती है। जो शरीर की पीड़ा होती है उसको तो हम जितने भी दवाइयों से, डॉक्टरों के थ्रू, औषधियों के सेवन से, जो औषध दवाई वगैरह जो होती हैं उनके थ्रू हम जो है शारीरिक पीड़ा को ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन जो मानसिक पीड़ा है उसको दूर करने के लिए जो है उसको मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरीके से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट जो होते हैं उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भूत और भविष्य की स्मृति जो होती है वह दुख का कारण बनती है। भूतपूर्व होता है जो पास्ट होता है, भविष्य मतलब जो हमारा फ्यूचर होता है। तो उसकी जो स्मृति होती है, जो पास्ट और हमारा फ्यूचर है, उसकी टेंशन के मारे जो है वो दुख का कारण बनता है। हमारा पास्ट भी, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है, कहीं गरीबी हो गई या कोई भी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, कुछ भी हो गया, वो एक पास्ट हो गया एक प्रकार से, वो भी एक प्रकार से दुख का कारण नहीं होता है। और भविष्य, जो इंसान को भविष्य की चिंता होती है वो भी दुख का कारण होता है। फोर्थ है इसमें भय। कृष्णमूर्ति भय को मानव मन की गंभीर बीमारी मानते हैं। भय को, डर एक चीज़ है कि मानव मन की गंभीर बीमारी है और जो मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित करती है, जो इंसान की लाइफस्टाइल है उनको गहराई तक प्रभावित करती है। भय मतलब डर। जो डर इंसान के अंदर अगर बस जाता है तो इंसान एक प्रकार से एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। और भय का कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगिताओं और जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं होती हैं। उनके अनुसार आत्मज्ञान होने पर भी भय से मुक्ति संभव है। आत्मज्ञान जो हम सेल्फ एजुकेशन जो हम लेते हैं वो होने की वजह से भय से मुक्ति मिल सकती है। इनका मानना ये है। नेक्स्ट है मृत्यु। वे कहते हैं कि मृत्यु से इंसान भयभीत है कि हमें ये पता नहीं है कि जीने का अर्थ क्या है। मृत्यु दो प्रकार की होती है, शरीर की मृत्यु और मन की मृत्यु। शारीरिक मृत्यु क्या होती है, एक अनिवार्य घटना है, ये तो होनी ही होनी है। शरीर की मृत्यु जो होती है, इंसान जब मरता है तो शारीरिक रूप से मरता है। लेकिन जो मन की मृत्यु होती है वो वास्तविक मृत्यु होती है, कि रियल में वो होता है मृत्यु। क्या अगर इंसान का मन मर गया पूरी तरीके से, हर चीज़ के लिए बिल्कुल अलग हो गया, तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ये डिफरेंस है इसमें कि मन की मृत्यु ही एक प्रकार से वास्तविक मृत्यु है।
इनका मानना ये था। अब शिक्षा को लेकर क्या विचार थे, वो तो दार्शनिक विचार थे इनके कि दर्शन को लेकर क्या क्या चीज़ें थी, उनके विचार क्या थे। अब कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार हैं। सबसे पहला पॉइंट है वर्तमान शिक्षा व्यक्ति की महत्वाकांक्षी बनाती है, जिससे उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है और यह प्रतियोगिता समाज के कमज़ोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। जो करंटली जो शिक्षा चल रही है, आजकल की जो एजुकेशन चल रही है, वो व्यक्ति को महत्वाकांक्षी तो बनाते ही बनाता है, जिसके उनके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। अब हर इंसान चाहता है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, कोई ये नहीं चाहेगा कि सामने वाले को आगे बढ़ने दे और खुद हम पीछे हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। हर इंसान चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, उनके बीच में कंपटीशन बहुत होता है। अब स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, बिज़नेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, सोसाइटी को लेकर हो, हर इंसान चाहता है, हर चीज़ में देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें भी कंपटीशन बहुत होते हैं, ना जाने कितने एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं। तो अब ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन की जो भावना इन लोगों के अंदर पैदा होती है, ये प्रतियोगिता समाज के कमज़ोर वर्गों का शोषण करती है और बहुत सारी जो बुराइयां हैं उनको जन्म देती है। अब इंसान का लालच है, लालच पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता किसी भी इंसान का। हर इंसान चाहता है अपने से ज़्यादा हमें मिले, दूसरों से ज़्यादा हमें मिले, आगे बढ़ने की कोशिश में लगा रहता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी वो किसी भी हद तक गुजरने की कोशिश करता रहता है। तो ये भी एक पॉइंट है कि सिर्फ जो करंटली जो शिक्षा चल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं। और वर्तमान शिक्षा विभिन्न उपाधियों को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करती है। जो करंटली शिक्षा जो है उपाधियों को प्राप्त करने के लिए ही प्रेरित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यवसाय प्राप्त करना, ऊँची नौकरियाँ प्राप्त करना और सत्ता हथियाने के प्रयास करना। क्योंकि जो करंटली जो एजुकेशन हमें मिलती है, हर इंसान चाहता है कि बिज़नेस में आगे बढ़ें, बड़ी बड़ी नौकरियां करें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और सत्ता हथियाने का प्रयास करने में लगे रहते हैं। और वर्तमान शिक्षा भय पर आधारित है। जीवन के हर पक्ष पर भय की छाया रहती है और भयभीत व्यक्ति में मेघा का अभाव होता है। क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है ना, उसमें हर इंसान के दिल में डर बना ही रहता है कि हम पास होंगे नहीं होंगे, आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। तो उनके अंदर कोई ऐसे मेघा का अभाव ही रहता है, वो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं रह पाता इस चीज़ के लिए कि वो सही प्रकार से करे न करे, डर हमेशा उसके अंदर बना ही रहता है। अब जो उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए थे कि एक्चुअल में जो पाठ्यचर्या है या शिक्षा विधियाँ जिसे बोलते हैं, सिखाने के या पढ़ाने के तरीके में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए और पाठ्यचर्या में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि पाठ्यचर्या बच्चों की रुचि के अनुसार होनी चाहिए और पाठ्यचर्या में विषय पाठ्य वस्तु का संगठन बाल मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों के आधार पर होने चाहिए, जिससे बच्चे की स्वाभाविक रुचि विकसित की जा सके। इन्होंने सुझाव दिया कि जो पाठ्यचर्या है वो बच्चों की रुचि के अनुसार हो, बच्चे जिसमें इंटरेस्ट रखते हों उसी के अकॉर्डिंग उन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई भी एजुकेशन उन पर थोप दी जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चे जिसमें इंटरेस्ट ले सकें उसको उसी के अकॉर्डिंग ही जो है बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाई जाए। और जो पाठ्यचर्या में विषय है, जितने भी टॉपिक्स वगैरह है और पाठ्य वस्तु का संगठन जो होता है, बाल मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों पर होना चाहिए। बाल मनोवैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो बच्चों को जानने के लिए कोशिश करते हैं, फिलोसोफर जिसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके सिद्धांतों के आधार पर ही होने चाहिए। तो जिसकी वजह से जो है बच्चों की स्वाभाविक रुचि जो होती है वो विकसित भी होती है। स्वाभाविक रुचि एक प्रकार से होती है कि जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है तो वो विकसित करने में भी हेल्पफुल होती है। ये इन्हीं के अकॉर्डिंग ही जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड करवानी चाहिए। और जीविकोपार्जन हेतु व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान और तकनीक, मूर्तिकला, वास्तुकला, गृह विज्ञान और औद्योगिक कौशल, साहित्य, खेल आदि का अध्ययन भी किया जाना चाहिए। अब जो जीविकोपार्जन का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो कमाई वगैरह करते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है। बिज़नेस स्किल्स वगैरह डेवलप करवाए जाते हैं जिनकी वजह से वो आगे बिज़नेस कर सके, जॉब कर सके। तो उनमें
विज्ञान और तकनीक, मूर्तिकला, वास्तुकला, गृह विज्ञान और औद्योगिक कौशल, इन सब चीज़ों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इन सब चीज़ों में, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी कौशल हैं उनका विकास हो सके। और पाठ्यचर्या में बच्चे जो होते हैं उनकी सृजनशीलता के विकास हेतु कला, कविता तथा संगीत का स्थान भी होना चाहिए। सृजनशीलता का विकास करने के लिए, सृजनात्मकता का विकास करने के लिए कलाकारियाँ वगैरह बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी रखने चाहिए, कविता वगैरह भी इनके लिए अलग से। जैसे कि अब स्कूल लाइफ में क्या होता था कि स्कूल में ड्राइंग की अलग क्लासेस होती थी और म्यूज़िक की भी अलग क्लासेस होती थी और अलग अलग लैंग्वेजेस सिखाने के लिए भी अलग अलग होती थी, जैसे कि शॉर्ट हैंड हो गया। तो वो सब चीज़ें जो होती थी वो बिज़नेस से रिलेटेड ही होता है। अब जो सेक्रेटरी की जॉब्स वगैरह करते हैं वो उनको शॉर्ट हैंड आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब सेक्रेटरी की जॉब करने के लिए शॉर्ट हैंड आने के लिए स्कूल्स वगैरह में भी सिखाया जाने लग गए हैं। आजकल नई नई चीज़ों को, गेम्स वगैरह को इन्वॉल्व किया गया है, संगीतों को, म्यूज़िक वगैरह की क्लासेस अलग होती है, फिर ड्राइंग की क्लासेस अलग होती है। तो इन सब चीज़ों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि और बच्चा इनका जो सृजनात्मकता का जो है उसका विकास हो सके। तो ये टॉपिक थे इनसे रिलेटेड, जिसमें मैंने जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में बताया था। इनकी लाइफस्टाइल के बारे में वैसे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया इसमें। तो इनसे रिलेटेड ये टॉपिक आ सकता है इसमें कि आप अपने अकॉर्डिंग बताइए कि एक बच्चे के अंदर विकास करने के लिए विद्यालय द्वारा या शिक्षकों द्वारा आप किस प्रकार से जो है डेवलप कर सकते हैं, कैसी कैसी एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवाई जा सकती है जिद्दू कृष्णमूर्ति के थ्रू। आप बताइए। जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में भी मैंने बताया था और एक और टॉपिक जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, उनके संदर्भ में पूछा जा सकता है कि आप एक बच्चे में विकास करने के लिए किस प्रकार की एजुकेशन उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं, किस प्रकार की शिक्षा आप देना चाहेंगे, आप अपने विचार प्रस्तुत करें। तो ये घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। बस इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर आपको पता लग गया कि इनके थ्रू क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकल के आए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ निकाल के आप लिख सकते हैं अपने आप बना के। तो ये वीडियो होती है कवर इसमें, और इसमें जितने भी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं आपको वही करना है, बस और कुछ नहीं करना इसमें। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, तो उनके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है और जिद्दू कृष्णमूर्ति इनके संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। बस इन टॉपिक्स को अगर कवर कर लेंगे तो आपके लिए इनफ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।